नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे, तो लगे रहिए जोर शोर से। इस समय का माना समय तो नेगेटिव है, लेकिन इसका सदुपयोग करिए, क्योंकि समय पे तो हमारा जोर नहीं है। महामारी पर भी हमारा अपना कोई जोर नहीं है। हम अपने आप को बचाते हुए अपनी तैयारी को अंतिम रूप देंगे और सिलेक्शन पाएंगे। जब ये लॉकडाउन से मुक्ति मिले तो हमें बेरोजगारी से भी मुक्ति मिल जाए, इस आशा के साथ आइए आज हम प्राकृत पर बात करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करते रहिए वीडियो, ताकि और लोग भी इससे जुड़ते रहें। आज हम बात करेंगे प्राकृत पर। प्राकृत भाषा ये क्या है? मध्यकालीन आर्य भाषा की पहली भाषा कौन सी थी? पहली अवस्था कौन सी थी? पाली। ये मध्यकालीन आर्य भाषा की दूसरी अवस्था मध्यकालीन आर्य भाषा की क्या है? मध्यकालीन आर्य भाषा की दूसरी अवस्था है। इसमें हम देखिए कुछ चीजों को, जिन जिन पॉइंट को डिस्कस करेंगे उनका ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले तो हम क्या बताएंगे? परिचय, प्राकृत भाषा का परिचय। फिर अवस्थाओं पर बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसके स्रोत क्या है। उसके बाद बात करेंगे हम ध्वनिगत, व्याकरणिक और शब्दकोशीय। ध्वनिगत संरचना, व्याकरणिक संरचना, शब्दकोशीय संरचना, एक और भेद। किन किन पर हम बात करेंगे? परिचय, अवस्थाएं, स्रोत, ध्वनिगत संरचना, व्याकरणिक संरचना, शब्दकोशीय संरचना और प्राकृत के भेद। परिचय में जान लेते हैं कि ये जो भाषा है वो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, इसका जो कार्यकाल है वो ये है। दूसरी अवस्था है, ये हमने ऊपर ही लिखा है। दूसरी अवस्था है, आर्य भाषा की दूसरी अवस्था है। कुछ विद्वानों ने जैसे हेमचंद हैं, ये आपको पाली में भी नाम मिलेंगे। मार्कंडेय हैं, हेमचंद्र हैं, मार्कंडेय हैं, सिंहदेव हैं। इन्होंने इसको क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो संस्कृत है वो क्या है? वो देववाणी है। संस्कृत देव या मूलवाणी है और प्राकृत, संस्कृत देववाणी या मूलवाणी है, प्राकृत उसी से विकसित हुई है। इन्होंने एक सूत्र का प्रयोग किया है, प्रकृति संस्कृतम तद्भव प्राकृतम। प्रकृति संस्कृतम तद्भव प्राकृतम।
तद्भव प्राकृतम। ये सूत्र दिया किसने? हेमचंद मार्कंडेय और सिंहदेव जैसे विद्वानों ने। एक और विद्वान हुए हैं पिसल नाम के। क्या नाम हुआ है? पिसल नाम के। इन्होंने कहा कि प्राकृत जो है वो जन भाषा है। प्राकृत क्या है? जन भाषा है। और इसी का जो अभिजात रूप है, अभिजात रूप यानी कि जो पढ़े लिखे लोग बोलते हैं, अभिजात रूप है संस्कृत। इसी का अभिजात रूप संस्कृत है। परिचय में क्या देना है? ईसवी सन से 500 ईस्वी तक समय है इसका। ये मध्यकालीन आर्य भाषा की दूसरी अवस्था है। हेमचंद मार्कंडेय तथा सिंहदेव जैसे विद्वानों का मत है कि संस्कृत मूल वाणी है, देव वाणी है, और प्राकृत उसी से विकसित हुई है, यानी कि उसी का तद्भव रूप है। इनका एक सूत्र है, प्रकृति संस्कृतम तद्भव प्राकृतम। पिसल नाम के एक विद्वान हुए, उन्होंने कहा कि प्राकृत जन भाषा है और अभिजात रूप इसका क्या है? संस्कृत है। अवस्थाएं जान लेते हैं। अवस्थाओं में 3 अवस्थाएं हैं। इसे मिटा देते हैं। आपको लिखना है तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अवस्थाएं आपको 3 मिलेंगी। पहली अवस्था, दूसरी अवस्था और तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था बोर्ड पर लिखते लिखते हमारा जो राइटिंग है वो भी डिस्टर्ब होने लगा है। इसी तरह की कॉपी में भी लिख देती हूँ कई बार। तो पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था, ऐसे पहली प्राकृत, दूसरी प्राकृत या तीसरी प्राकृत भी कह सकते हैं। ये कब आई? ये सभ्यता के, जब सभ्यता का आरंभ हुआ तब ये प्रचलन में आई। सभ्यता के आरंभ में ये किस में आई? लोक प्रचलन में। जो इसकी पहली अवस्था है वो सभ्यता के आरंभ में ही लोक प्रचलन में आ गई। और उसके बाद क्या हुआ? फिर ये ऋषियों के हाथ में पड़ी। ऐसा माना जाता है कि फिर ये ऋषियों के हाथ में आई, ऋषियों के हाथ में पड़ी और संस्कारित हुई। संस्कारित हुई जिससे क्या बन गई? यही बाद में संस्कृत बन गई। एक अवस्था के लिए तो ये बात कही जाती है। दूसरा कहा जाता है कि सरलीकरण हुआ है, यानी कि पहले वैदिक संस्कृत थी, वैदिक संस्कृत का सरलीकरण हुआ। वैदिक संस्कृत सरलीकृत होके लौकिक संस्कृत बनी। लौकिक संस्कृत बनी और इसका जब सरलीकरण हुआ, सरलीकृत होके ये क्या बन गई? प्राकृत बन गई। क्या बन गई? प्राकृत बन गई। तीसरी अवस्था अपभ्रंश को कहा जाता है कि इसकी जो तीसरी अवस्था है वो अपभ्रंश है। तो कौन कौन सी अवस्था है? पहली अवस्था क्या है? पहली प्राकृत क्या है कि सभ्यता के आरंभ में लोक प्रचलन में जो बोली थी वही प्राकृत थी। उसके बाद वो ऋषियों के हाथ में आके संस्कारित होके संस्कृत बन गई। दूसरी प्राकृत अवस्था क्या है कि वैदिक संस्कृत आई, उसका सरलीकरण हुआ तो लौकिक संस्कृत बनी, फिर उसका और सरलीकरण हुआ तो प्राकृत बनी। और तीसरी अवस्था जो अपभ्रंश मिलती है वो प्राकृत की
तीसरी अवस्था है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम स्रोत पर यही लिख देते हैं कि स्रोत में तो कुछ खास है नहीं, जैन साहित्य, यानी कि इसकी जानकारी हमें जैन साहित्य से और बौद्ध साहित्य से मिलती है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे ध्वनिगत संरचना की। तो इसे हम मिटा देते हैं, पूरे मिटा देते हैं, ध्वनिगत संरचना लिखते हैं। हम लिखते हैं ध्वनिगत संरचना। ठीक है, ध्वनिगत संरचना में हम पढ़ेंगे, ध्वनिगत संरचना में पढ़ेंगे हम कि पहली चीज तो जो हमने पाली में पढ़ा था, पाली की ध्वनिगत संरचना के समान। अगर शॉर्ट क्वेश्चन हो तो यही लाइन लिख दीजिएगा, अगर लॉन्ग क्वेश्चन लिखना हो और ऐसा लगे कि कम लग रहा तो जो पाली में हमने ध्वनिगत संरचना आपको समझाई है वही ध्वनिगत संरचना आप यहाँ लिख लीजिएगा। जो अलग हैं, जो इसके अतिरिक्त हैं, उन पर हम बात करते हैं। इसके अतिरिक्त जो ध्वनिगत विशेषताएं हैं उन पर हम बात कर लेते हैं। तो जैसे विसर्ग तो पाली में ही मुक्त हो गए थे, विसर्ग का लोप पाली में ही हो गया था, लेकिन यहाँ विसर्ग का लोप होकर क्या बन गए, यहाँ पर ओकारांत हो गए। ओकारांत का मतलब लास्ट में ओ शब्द आने लगा, जैसे विरह का वीरो हो गया। विसर्ग तो हटा ही, साथ में ओकारांत भी हो गया, जैसे देवा का क्या हो गया, देवो हो गया। एक तो ये अंतर दिखता है पाली और प्राकृत में। पाली में या का प्रयोग होता था, प्राकृत में या जा में बदल गया। ठीक है, पाली में या का प्रयोग होता था, प्राकृत में या बराबर जा हो गया। या किस चीज में बदल गया, जा में बदल गया। जैसे यस लिखना है तो जस हो जाएगा। ये शा तो ऐसे भी नहीं है, पाली प्राकृत अपभ्रंश कहीं भी आपको ये वाला शा तो मिलेगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, जस हो जाएगा। यह का अगर यह है तो जो हो जाएगा। यह किस में बदल गया, जा में, और ये विसर्ग क्या हो जाएंगे, उकारांत हो जाएंगे। ठीक है, पाली में जो द्वितीयकरण देखने को मिला, पाली में द्वितीयकरण हुआ था, जो द्वितीयकरण हुआ था, यहाँ क्षतिपूर्ति दीर्घीकरण हुआ, दीर्घीकरण हुआ प्राकृत में। कैसे हुआ देखिए, द्वितीयकरण में क्या हुआ था, जैसे कर्म लिखा था, इसका क्या हो गया था, कम हो गया था, ये द्वितीयकरण हुआ था। इसमें क्या हुआ, कम का काम हो गया। क्षतिपूर्ति दीर्घीकरण का मतलब इसकी तो क्षति हो गई और इसका दीर्घीकरण हो गया, का हो गया। ठीक है, ये आपकी ध्वनिगत संरचना है प्राकृत भाषा की। बाकी जो पाली की संरचना है वही इसमें भी है, तो यह तो आपको जरूरत लगे तो पाली से लिख लेना। अगर प्रश्न में लगे कि ज्यादा लेंथी हो रहा तो ये लाइन लिखकर भी काम चला सकते हैं, वरना शॉर्ट में पाली से लेकर आप लिख सकते हैं। पाली जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने
प्राकृत में पढ़ाया था। तो अब हम बात करेंगे व्याकरणिक संरचना पर। व्याकरणिक संरचना किस पर बात करेंगे हम? व्याकरणिक संरचना पर। व्याकरण में क्या हुआ, जो कारक थे, व्याकरण किन आधारों पर देखते हैं? संज्ञा सर्वनाम आदि के आधार पर। तो पाली में जो कारक, पाली में ही कारक एक समान हो गए थे, कारक एक समान पाली से ही हो गए थे, वो इसमें भी रहे। अगला पॉइंट क्या रहा कि क्रिया में कृदंतों का प्रयोग बढ़ने लगा। क्रिया में कृदंतों का प्रयोग बढ़ने लगा। क्या होने लगा? बढ़ने लगा। मैं ये यूज कर देती हूँ, आप पेपर में यूज मत करिएगा। पेपर में आप प्रॉपर शब्द लिखिएगा कि बढ़ने लगा। परसर्ग जो थे, कै, केरक, ऐसे कुछ परसर्ग थे, मज, ये किसमें परिवर्तित हो गए? ये बाद में जाके, बाद में हिंदी में ये का, की, के, में विकसित हो गए। हिंदी आते आते ये जो शब्द थे ये सब इसमें विकसित हो गए। अब ये व्याकरणिक संरचना है प्राकृत की। प्राकृत में ज्यादा कुछ नहीं है, क्वेश्चन भी कम ही पूछा जाता है, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बिहार में तो आता नहीं है, यूपी में ये प्रश्न पूछते हैं। अब बात करते हैं शब्दकोशीय प्रवृत्तियां। शब्दकोशी में जान लीजिए कि शब्दकोशी में क्या है कि जो शब्द वही थे, सब तरह के तद्भव अधिक थे। तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, इन शब्दों के आधार पर इसका करेंगे तो इसमें क्या रहा कि पुनः तत्समीकरण होने लगा। पुनः तत्समीकरण होने लगा। क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन बढ़ गया। एक ही शब्द के कई शब्दों के लिए एक ही तद्भव हो गया, जैसे सूत्र, सूक्त, सुत्त आदि के लिए सुत्त शब्द का प्रयोग हुआ। तो ये कंफ्यूज करता था कि सुत्त का मतलब सूत्र है कि सूक्त है कि सुप्त है। ऐसे उदित और उड़ई दोनों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग होने लगा, तो ये ना कंफ्यूज कर दिए। उचित और उदित दोनों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग होने लगा, वो भी कंफ्यूजन में हो गया। तो पुनः तत्समीकरण हुआ, मतलब पुनः ये इस तरह के शब्द आपको इस भाषा में मिलने लगे। आगे देखते हैं प्राकृत के भेद। प्राकृत के भेद, प्राकृत के भेद क्या है? पांच प्रकार के भेद इसमें बताए गए हैं। पैशाची प्राकृत, पैशाची प्राकृत, मागधी, अर्धमागधी, अर्धमागधी प्राकृत, मागधी प्राकृत, तीन हो गए। सौरसैनी और महाराष्ट्री, सौरसैनी और महाराष्ट्री। ये महाराष्ट्री से ये बिल्कुल मतलब न निकालें कि ये महाराष्ट्र में बोली जाती होगी, ठीक है। पैशाची का क्षेत्र क्या है? पंजाब, उत्तर भारत के क्षेत्र है पंजाब,
उस समय अफगान मतलब अफगानिस्तान, पंजाब, अफगानिस्तान, चीन और तुर्की या तुर्कमेनिस्तान बोलते थे। अर्धमागधी में आपको जैन साहित्य है, वो अर्धमागधी में लिखा हुआ दिखाई देता है। मागधी में आपकी बिहारी हिंदी आ जाएगी और सौरसैनी में क्या आएगी? सौरसैनी में पश्चिमी हिंदी, जिसमें क्या आ जाएगा? हरियाणी, कौरवी, ब्रज, ये सब सौरसैनी में आ जाएंगे। और ये उत्तर भारत की सामान्य भाषा थी। इसे महाराष्ट्र का न लिखें, सामान्य भाषा। ये इसके भेद हैं और निष्कर्ष लास्ट में क्या निकलता है? यही निकलता है कि संस्कृत के हिंदी में परिवर्तित होने तक जो सरलीकरण हुआ प्राकृत की, उसमें विशेष भूमिका है। ये पाली और प्राकृत दो भाषाएं ऐसी हैं जो आपकी यूपी पीसीएस में ही पूछी जाती हैं। अगले वीडियो में हम आपको अपभ्रंश पढ़ाएंगे और अपभ्रंश आईएएस में, पीसीएस में, यूपी पीसीएस में, बिहार पीसीएस में सभी जगह पूछा जाता है। तो अपभ्रंश और अवहट्ट, प्राचीन हिंदी, ये सब कॉमन सिलेबस के हैं और बिहार में भी पूछे जाते हैं। तो जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें अभी 66वीं मेंस देना है, वो भी अच्छे से पढ़ें और जिन्हें यूपी देना है वो भी पढ़ें। और आईएएस या कोई अन्य एग्जाम दे रहे हैं तो वो भी अच्छे से तैयार करें। तो जुड़े रहें हमारे साथ और तैयारी करते रहें, आप मेहनत करते रहें, हम आपके साथ खड़े हैं। आशा है आपको वीडियो समझ में आ रहे होंगे। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बता दें। आपके सुझाव हमेशा आमंत्रित है और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दे दिया जाएगा, आप उस पर अपने आंसर भी पोस्ट कर सकते हैं। डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जा रही है, आप उस पर जुड़ें, हिंदी साहित्य के लिए भी और जीएस के लिए भी। धन्यवाद।